वेलकम। आज हम तथाकथित स्लिप्ड डिस्क के पीछे की सच्चाई पर बात करेंगे। यह एक आम शब्द है जिसे आपने शायद सुना होगा, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? हम आपकी रीढ़ की हड्डी की एनाटॉमी में गहराई से जाएंगे और इस अक्सर गलत समझी जाने वाली स्थिति के पीछे के मैकेनिज्म को समझेंगे। एक ऐसा शब्द जो नाटकीय लगता है, रीढ़ की हड्डी की संरचनाओं को पूरी तरह से अपनी जगह से हिलाने वाली तस्वीर बनाता है, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। इस शब्द को सुनकर कई लोग बेवजह चिंता करते हैं। हमारा लक्ष्य स्लिप्ड डिस्क से जुड़े किसी भी भ्रम को दूर करना और स्पष्टता प्रदान करना है। आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा नामक हड्डियों का एक ढेर है, जो एक मजबूत, लचीला स्तंभ बनाती है, जो आपके पूरे शरीर को सहारा देता है। ये वर्टिब्रा आपकी पीठ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, और वे आपको हिलने, मुड़ने और घूमने की अनुमति देने के लिए एक साथ काम करते हैं। नरम, कुशन जैसी डिस्क से अलग होते हैं। ये डिस्क आपकी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य और कार्य के लिए आवश्यक हैं। वे वर्टिब्रा के बीच स्पेसर के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें एक दूसरे से रगड़ने से रोकते हैं। उन्हें छोटे शॉक एब्जॉर्बिंग डोनट्स के रूप में सोचें। वे आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, चलने और दौड़ने से लेकर कूदने और उठाने तक। इन डिस्क के बिना आपकी रीढ़ की हड्डी चोट के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होगी। इन डिस्क में एक मजबूत बाहरी खोल होता है, जो मजबूत रेशेदार ऊतक से बना होता है, जो संरचना और संधारण प्रदान करता है। यह बाहरी परत, जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहा जाता है, एक सुरक्षात्मक दीवार की तरह है और एक जेल जैसा केंद्र होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को रोजमर्रा के झटकों से बचाता है। यह आंतरिक जेल, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है, एक नरम, लचीला पदार्थ है जो डिस्क को संपीड़ित और विस्तारित होने देता है, आपके शरीर की गतिविधियों के अनुकूल होता है। स्लिप्ड डिस्क का असल मतलब मेडिकल टर्म्स में भीतरी जेल बाहरी परत में एक आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे डिस्क की संरचना कमजोर हो जाती है। यह उम्र, चोट या बार बार तनाव सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। एक हर्निएटेड डिस्क। यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिस्क वास्तव में पूरी तरह से अपनी जगह से फिसलती नहीं है। यह उभार पास की नर्वों पर दबाव डाल सकता है, जो रीढ़ की हड्डी के स्तंभ से प्रत्येक वर्टेब्रल स्तर पर निकलती है। ये नर्वें आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे उस नस द्वारा प्रभावित क्षेत्र में दर्द, सुन्नता या कमजोरी होती है। इन सिम्टम्सों का स्थान और गंभीरता इस बात पर निर्भर करेगा कि किस नस पर दबाव पड़ रहा है। डिस्क अपनी जगह से फिसलती नहीं है, यह एक आम गलत धारणा है। इसकी सामग्री बाहर निकल जाती है, नर्वियों को परेशान करती है, जिससे सूजन और परेशानी होती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, उम्र या गतिविधि के स्तर की परवाह किए बिना। सिर्फ एथलीटों या बुजुर्गों को ही नहीं। गतिहीन जीवन शैली और खराब मुद्रा भी डिस्क हर्निएशन में योगदान कर सकती है। लक्षण हल्के दर्द से लेकर होते हैं, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, आपके अंगों तक फैलने वाले गंभीर दर्द तक, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अच्छी खबर, अपनी रीढ़ की हड्डी को समझना आपको इन चोटों को रोकने और मैनेज करने में मदद करता है। ज्ञान ही शक्ति है, और अपनी रीढ़ की हड्डी की संरचना और कार्य के बारे में जानकर आप इसकी रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। हम कारणों को तोड़ेंगे, उन कारकों की खोज करेंगे जो डिस्क हर्निएशन में योगदान करते हैं। रोकथाम, आपके जोखिम को कम करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और रणनीतियां प्रदान करना। और उपचार, दर्द कम करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करना, ताकि आप आने वाले वर्षों तक अपनी पीठ को मजबूत रख सकें। सक्रिय और पूर्ण जीवन के लिए एक स्वस्थ रीढ़ की हड्डी आवश्यक है। बेहतर रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य की इस यात्रा पर चलते हैं। हम आपको अपनी देखभाल और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। तो एक डिस्क असल में स्लिप कैसे होती है? ये एक आम शब्द है, लेकिन आपकी स्पाइन के अंदर असल में क्या होता है? आइए एक डिस्क प्रॉब्लम की मैकेनिक्स को समझें और इस प्रोसेस को जानें। आमतौर पर डिस्क का हर्निएट होना किसी एक दुर्घटना, किसी अचानक आई बड़ी घटना की वजह से नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे होने वाले टूट फूट, समय के साथ स्ट्रेस के धीमे जमाव से होता है। इसे ऐसे समझें कि ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका, जिसे डॉक्टर डिस्क डिजनरेशन कहते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये आपको चोट के प्रति ज्यादा प्रोण बना सकता है।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डिस्क पानी और फ्लेक्सिबिलिटी खो देती हैं, कम लचीली हो जाती हैं और डैमेज के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। वे शॉक एब्जॉर्बर के रूप में डिजाइन की गई हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए उन्हें ठीक से हाइड्रेटेड रहना होगा, जिससे वे क्रैक और टियर के लिए ज्यादा प्रोन हो जाती हैं। ये छोटी दरारें समय के साथ डिस्क स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकती हैं। एक पुराने टायर की कल्पना करें जो सालों से धूप में पड़ा हुआ है। कम बाउंस, प्रेशर में फटने की ज्यादा संभावना, रबर सूखी और भंगुर है और यह नए टायर जितना स्ट्रेस नहीं झेल सकती। एक सिंपल मूवमेंट, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप आमतौर पर 2 बार नहीं सोचते, उठाना, मोड़ना, यहाँ तक कि छींकना, ये रोजमर्रा के एक्शन फाइनल ट्रिगर बन सकते हैं। जेल सेंटर को एक कमजोर जगह से बाहर धकेल सकता है। यही डिस्क का असल स्लिप होना है, हालांकि इसे ज्यादा सही तरीके से हर्निएशन कहा जाता है। यह हर्निएशन नर्वों पर दबाव डालता है, सेंसिटिव नर्व रूट्स पर प्रेशर डालता है, जिससे दर्द या झुनझुनी होती है। यह बेचैनी हल्के दर्द से लेकर तेज कमजोर कर देने वाले दर्द तक हो सकती है। ज्यादातर हर्निएटेड डिस्क पीठ के निचले हिस्से, स्पाइन के लंबर रीजन में होती हैं, जो हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज का सबसे ज्यादा बोझ उठाती है। कभी कभी साइटिका को ट्रिगर करती हैं, एक खास तरह का नर्व पेन। आपकी टांग में दर्द होना ऐसा इसलिए है क्योंकि सैटिक नर्व आपकी पीठ के निचले हिस्से से आपकी टांग के पिछले हिस्से तक जाती है। वे गर्दन में भी हो सकती हैं, सर्वाइकल स्पाइन में, हालांकि कम बार। आपकी बांह या कंधे में लक्षण पैदा कर सकती हैं। दर्द आपकी बांह में फैल सकता है, जिससे आपकी उंगलियों में सुन्नता या झुनझुनी हो सकती है। दर्द स्पेसिफिक होता है, अक्सर डर्माटोमल पैटर्न का पालन करता है, जो उस स्पेसिफिक नर्व रूट से मेल खाता है जिस पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि एक नस दब रही है। यह कंप्रेशन नस की सिग्नल को ठीक से ट्रांसमिट करने की क्षमता को बाधित करता है। इसीलिए कुछ मूवमेंट सिम्टम्सों को और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वे प्रभावित नस को और ज्यादा दबाते हैं। और इसीलिए इलाज प्रेशर को कम करने, नस को डिकम्प्रेस करने और उसे ठीक होने देने पर फोकस करता है, सिर्फ दर्द को छिपाना नहीं। दर्द की दवाएं अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन वे समस्या के मूल कारण को दूर नहीं करती। इसे समझना आपको असुविधा और समाधान दोनों को समझने में मदद करता है। यह आपको अपनी रिकवरी में एक्टिव रोल निभाने के लिए सशक्त बनाता है। अगला, आइए कुछ सरप्राइजिंग कारणों को देखें। हम कुछ अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स का पता लगाएंगे जो डिस्क हर्निएशन में योगदान कर सकते हैं। बने रहें। हम इस आम कंडीशन के पीछे के कुछ छिपे हुए अपराधियों का पर्दाफाश करेंगे। कौन सी रोजमर्रा की आदतें आपके डिस्क को खतरे में डालती हैं? सिर्फ उम्र बढ़ना ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल भी मायने रखती है। गलत तरीके से वजन उठाना एक बड़ी वजह है। कमर से झुकने पर आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत दबाव पड़ता है। गलत पोस्चर, जैसे अपनी डेस्क पर झुककर बैठना या कार में, आपकी रीढ़ पर असमान दबाव डालता है, जिससे समय के साथ डिस्क कमजोर हो जाती है। अचानक अजीब हरकतें, जैसे कुछ पकड़ने के लिए मुड़ना या लड़खड़ाना, डिस्क की बाहरी परत को फाड़ सकती हैं। बार बार मुड़ने और झुकने वाले खेल या काम, जैसे गोल्फ या मजदूरी, टूट फुट को तेज करते हैं। ज्यादा वजन लगातार तनाव बढ़ाता है, जबकि कमजोर कोर मसल्स आपकी डिस्क को ज्यादा काम करने पर मजबूर करती हैं। यहाँ तक कि स्मोकिंग भी खतरा बढ़ाती है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को कम करती है और डिस्क को कमजोर बनाती है। ये सभी चीजें मिलकर रोकथाम को और भी जरूरी बनाती हैं। आइए देखें कि रोजमर्रा की आदतें आपकी पीठ को कैसे बचा सकती हैं। स्लिप डिस्क को रोकने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले रोज के तनाव को समझना होगा और उसे कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की आदतों के असर को कम आंकते हैं, लेकिन समय के साथ वे सचमुच बढ़ जाती हैं। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे, स्मार्ट विकल्पों के साथ शुरू होता है। ये विकल्प अपने आप में छोटे लग सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे रीढ़ की हड्डी की चोट के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाते हैं। इसे एक एक करके एक किला बनाने जैसा समझें। अपने पैरों को जमीन पर या फुटरेस्ट पर टिकाकर बैठें। यह आपके पूरे शरीर को एक मजबूत सहारा देता है, जिससे आपकी पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम होता है। घुटने 90 डिग्री पर रखें, जिससे एक खुला कोण बनता है जो हेल्दी सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और घुटनों के पीछे दबाव बनने से रोकता है। यह आपके कूल्हों और रीढ़ की हड्डी के सही अलाइनमेंट को बनाए रखने में भी मदद करता है। और पीठ के निचले हिस्से को सहारा दें। जरूरत पड़ने पर कुशन का इस्तेमाल करें। एक लंबर कुशन आपकी पीठ के निचले हिस्से की नेचुरल कर्व को भरता है, जरूरी सहारा देता है और झुकने से रोकता है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी के नेचुरल एस कर्व को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे तनाव और खिंचाव कम होता है।
हर 30 मिनट में खड़े हों और स्ट्रेच करें, भले ही वह सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए हो, अपनी मुद्रा को ठीक करने और लंबे समय तक बैठने के प्रभावों को दूर करने के लिए। साधारण स्ट्रेच आपके गर्दन, कंधों और पीठ में तनाव को दूर कर सकते हैं, सर्कुलेशन में सुधार कर सकते हैं और अकड़न को रोक सकते हैं। उठाते समय अपने पैरों से स्क्वाट करें, अपने घुटनों और कूल्हों से झुकें, अपनी पीठ से नहीं। अपनी पीठ सीधी रखें, अपनी नेचुरल कर्व को बनाए रखते हुए। यह आपकी पैर की मांसपेशियों को, जो आपके शरीर में सबसे मजबूत हैं, भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करता है, आपकी रीढ़ को चोट से बचाता है। और चीजों को पास रखें। वजन को अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र के पास रखने से आपकी पीठ की मांसपेशियों पर दबाव कम होता है। उठाते समय कभी भी अपने धड़ को न मोड़ें, अपने पैरों से मुड़ें, कमर से नहीं। अपने पूरे शरीर को उस दिशा में घुमाएं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। खतरनाक शीयरिंग फोर्स से बचने के लिए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की नाजुक संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजन के साथ मुड़ना स्लिप डिस्क और पीठ की अन्य चोटों का एक बड़ा कारण है। नींद भी जरूरी है। यह आपके शरीर के लिए मरम्मत और फिर से बनने का एक महत्वपूर्ण समय है। अपनी पीठ के बल, रीढ़ की हड्डी के सही अलाइनमेंट के लिए आदर्श सोने की स्थिति। अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रखें। यह आपके पैरों को धीरे से ऊपर उठाता है, आपकी पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम करता है और आराम को बढ़ावा देता है। अपनी करवट पर एक और अच्छा विकल्प, जब तक आप सही अलाइनमेंट बनाए रखते हैं। अलाइनमेंट के लिए अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखें, जिससे आपका ऊपरी पैर आपकी रीढ़ को अलाइनमेंट से बाहर खींचने से रोकता है। यह आपके कूल्हों और पेल्विस को समतल रखता है, जिससे आपकी पीठ पर तनाव कम होता है। अगर हो सके तो पेट के बल सोने से बचें, जो आपकी रीढ़ पर दबाव डालता है, क्योंकि आपको अपनी गर्दन को मोड़ना पड़ता है और अपनी पीठ को मोड़ना पड़ता है। इससे क्रॉनिक दर्द और अकड़न हो सकती है। ऐसे सपोर्टिव जूते चुनें जो अच्छी आर्च सपोर्ट और कशनिंग प्रदान करते हैं। हाई हील्स न पहनें, क्योंकि वे आपके गुरुत्वाकर्षण केंद्र को आगे बढ़ाती हैं, जिससे आपकी पीठ के निचले हिस्से पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अपनी रीढ़ को संतुलन में रखने और चलते समय सही मुद्रा बनाए रखने के लिए। अच्छी मुद्रा वजन को समान रूप से वितरित करती है, जिससे तनाव कम होता है और दर्द से बचाव होता है। ये रोजमर्रा की आदतें आजीवन रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए एक नींव बनाती हैं, लचीलेपन, शक्ति और लचीलेपन को बढ़ावा देती हैं। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। आप जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी से इन आदतों का अभ्यास करेंगे, वे उतनी ही ज्यादा असरदार होंगी। इन मूव्स को ऑटोमेटिक बना लें, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर लें। लक्ष्य उन्हें दूसरी प्रकृति बनाना है, ताकि आपको उनके बारे में सोचना भी न पड़े। आगे आइए पोषण और व्यायाम के बारे में बात करते हैं। एक स्वस्थ पीठ के 2 जरूरी घटक। एक मजबूत पीठ के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को शामिल करना सबसे जरूरी है। आपकी रीढ़ की हड्डी एक स्वस्थ, दर्द मुक्त जीवन की दिशा में इन सक्रिय कदमों के लिए आपको धन्यवाद देगी। आपकी रीढ़ को हेल्दी रहने के लिए सही फ्यूल और मूवमेंट की जरूरत होती है। कैल्शियम से भरपूर खाना खाएं। डेयरी, पत्तेदार साग, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मजबूत हड्डियों के लिए। और विटामिन डी सूरज की रोशनी से लें या फैटी फिश जैसे खाने से। सैल्मन जैसी मछली से मिलने वाले ओमेगा 3 और रंगीन फलों और सब्जियों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। हाइड्रेटेड रहे। डिस्क ज्यादातर पानी से बनी होती है और डिहाइड्रेशन उन्हें कम लचीला बनाता है। प्लैंक्स जैसे एक्सरसाइज से कोर स्ट्रेंथ बनाएं। बर्ड डॉग्स और ब्रिजेस, ये आपकी रीढ़ को स्थिर करते हैं और डिस्क पर दबाव कम करते हैं। अनगिनत सिट अप्स छोड़ें। कंट्रोल्ड, सेफ मूवमेंट्स पर ध्यान दें। अपनी रीढ़ और हिप्स को लचीला रखने के लिए रेगुलरली स्ट्रेच करें। योगा और पिलेट्स बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ तक कि सिंपल डेली स्ट्रेच भी तनाव कम करने और आपको मोबाइल रखने में मदद करते हैं। लक्ष्य एक मजबूत, लचीली रीढ़ जो जीवन भर आपका साथ दे। पोषण और मूवमेंट रोकथाम के लिए एक साथ काम करते हैं। अब आइए देखें कि अगर आपको पहले से दर्द है तो क्या होता है। हमने बात की है कि स्लिप डिस्क क्या होता है, यह कैसे होता है और अपनी पीठ को कैसे बचाना है रोजाना की आदतों, डाइट और एक्सरसाइज से। जानकारी रखना आपकी लंबी सेहत के लिए सबसे अच्छा टूल है। अगर आपको यह मददगार लग रहा है तो और ज्यादा साइंस बेस्ड हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करती है जो आपके काम का हो। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपको डायग्नोसिस की जरूरत हो तो क्या उम्मीद करें।
हम आपको डॉक्टर के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे, एग्जाम से लेकर एडवांस्ड इमेजिंग तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप पीठ दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाते हैं, वे आपके सिम्टम्स के बारे में पूछना शुरू करते हैं। कहाँ दर्द होता है, क्या चीज उसे बेहतर या बदतर बनाती है, और क्या दर्द फैलता है। एक फिजिकल एग्जाम आपकी मसल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन की जांच करता है। आपको अपनी एडी या पंजों पर चलने के लिए कहा जा सकता है, या एक छोटे हैमर से आपके रिफ्लेक्सेस की जांच की जा सकती है। स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, लेटे हुए अपनी टांग ऊपर उठाना, नर्व कंप्रेशन का खुलासा कर सकता है अगर यह आपकी टांग में दर्द पैदा करता है। ये सिंपल टेस्ट्स अक्सर डायग्नोसिस के लिए पर्याप्त संकेत प्रदान करते हैं। अगर सिम्टम्स गंभीर नहीं हैं, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आमतौर पर तुरंत शुरू हो जाता है। लक्ष्य, अपनी यूनिक स्थिति को समझना और सबसे अच्छी रिकवरी प्लान तैयार करना। आगे चलिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स पर एक नजर डालते हैं। अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है या लंबे समय से है, तो आपका डॉक्टर बेहतर जानकारी के लिए इमेजिंग टेस्ट करवाने को कह सकता है। इसमें सबसे अच्छा एमआरआई होता है। इसमें मैग्नेट और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी की साफ इमेज बन सके। इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता। आपको एक सुरंग जैसी मशीन में लेटना होगा। इसमें दर्द नहीं होता, बस थोड़ी आवाज आती है, और इसमें लगभग 30-60 मिनट लगते हैं। एमआरआई से ठीक से पता चलता है कि डिस्क कहां उभरी हुई है और कौन सी नस पर असर पड़ रहा है। कभी कभी ज्यादा जानकारी के लिए सीटी स्कैन या ईएमजी जैसे नर्व टेस्ट किए जाते हैं। ये उपकरण अनुमान को सटीक जानकारी में बदलते हैं, जिससे सबसे अच्छे इलाज का पता चलता है। आधुनिक निदान पीठ के दर्द का इलाज ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। अब आइए आपके इलाज के विकल्पों पर नजर डालें। ज्यादातर लोग बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क से ठीक हो जाते हैं। सबसे पहला कदम है धीरे धीरे एक्टिव रहना। बेड रेस्ट से बचें, लेकिन उन एक्टिविटीज को छोड़ दें जिनर्वी दर्द बढ़ता है। ओवर द काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी, गर्म या ठंडी सिंकाई और थोड़ी देर के लिए पेन मेडिसिन सिम्टम्सों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। फिजिकल थेरेपी बहुत जरूरी है। एक तय प्रोग्राम से नर्वों पर दबाव कम होता है, कोर स्ट्रेंथ बनती है और सेफ मूवमेंट सिखाए जाते हैं। बहुत ज्यादा या लगातार दर्द के लिए डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का सुझाव दे सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। सर्जरी कम ही होती है। यह उन केसेस के लिए होती है जिनमें नर्वों को नुकसान होता है या असहनीय दर्द होता है। आमतौर पर यह माइक्रोडिसेक्टोमी होती है, जिसमें डिस्क के उभरे हुए हिस्से को हटा दिया जाता है। ज्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं सही देखभाल और अच्छी आदतों से। हमारा फोकस प्रेशर कम करने, मूवमेंट वापस लाने और भविष्य में चोट से बचाने पर है। आइए अब स्पिनल हेल्थ के लिए जिंदगी भर की स्ट्रेटेजीज पर बात करते हैं। स्लिप डिस्क कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और सही आदतों के साथ एक्टिव रहते हैं। बचाव और रिकवरी पोस्चर पर डिपेंड करती है, लिफ्टिंग टेक्निक्स पर, कोर स्ट्रेंथ पर और रेगुलर मूवमेंट पर। इन आदतों को अपनी हेल्थ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझें। अपनी बॉडी की सुने। अगर आपको पेन महसूस हो तो अपने एक्शंस को एडजस्ट करें और उससे सीखें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। छोटे डेली चॉइसेस मिलकर एक रेजिलिएंट बैग बनाते हैं। क्यूरियस रहें और अपनी बॉडी के बारे में सीखते रहें। अगर कभी आपको हल्का सा भी दर्द महसूस हो तो इसे अपने पोस्चर या मूवमेंट को चेक करने की याद दिलाएं। अपनी स्पाइन का ध्यान रखना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। हमें उम्मीद है कि यह गाइड आपको अपनी स्पाइनल हेल्थ की जिम्मेदारी लेने के लिए एम्पावर करेगी। ज्यादा टिप्स के लिए जुड़े रहें और याद रखें, आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसका ध्यान रखें। ऐसे और ज्यादा जानकारी वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाएं।